नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश कुमार। दिन भर की खबरों का पूरा निचोड़ लेकर आपके पास हाजिर हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन में आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को, साथ ही साथ विस्तार से भी आपको आज दिन भर में क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी देंगे। बिल्कुल, नगरोटा में जो कुछ हुआ उसकी तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आतंकियों ने साजिश रची थी और कैसे भारत ने उसको नाकाम किया। लेकिन पहले 6 अहम बड़ी खबरें। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये रही कि 1.5 घंटे में इस्तीफा, यानी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को भारी हंगामे के बीच शिक्षा विभाग का पदभार संभाला था। मंत्री पद की शपथ लेने के 3 दिन बाद ही मेवालाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल ने 12:30 बजे अपना कार्यभार संभाला और 2 बजे इस्तीफा भी दे दिया। भाई, अगली अहम खबर है विज की पहल। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा था कि हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के परीक्षण का तीसरा चरण 20 नवंबर को शुरू होगा। कल से परीक्षण का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए अनिल विज खुद वॉलंटियर बनेंगे, इसकी इच्छा उन्होंने पहले से जाहिर की थी। साथ ही तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक के बाद ये कहा गया कि अब सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहने जाने पर 500 रुपए के स्थान पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग सख्ती दिखाने के बाद ही मानते हैं। बिल्कुल, अगली तस्वीर जो है वो दिल्ली की बहादुर बेटी की है। राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली पुलिस थाने में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। हेड कांस्टेबल सीमा ढाका को काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का फैसला किया। महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका ने 76 बच्चों को 2.5 महीने में ढूंढ निकाला। इसी के चलते उनको ये प्रमोशन दिया गया। ऐसी बेटी को सलाम जरूरी है। 5वीं बड़ी खबर, यानी आरक्षण की हुंकार। राजस्थान में आरक्षण का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। अभी कुछ दिन पहले आरक्षण को लेकर गुर्जर आंदोलन हुआ था। अब आरक्षण के लिए जाट समुदाय ने भी हुंकार भर दी है। भरतपुर में जाट समुदाय ने एक बैठक की और आरक्षण को लेकर रणनीति बनाई। आने वाले दिनों में आरक्षण के लिए जाट सड़कों पर उतर सकते हैं। बिल्कुल, अब बात पड़ोसी देश ना पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो है लेकिन उसे हम ना पाकिस्तानी ज्यादा बोलते हैं। दरअसल मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 10.5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद को टेरर फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में सजा सुनाई है। सईद के साथ जफर इकबाल, याहा मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी सजा सुनाई है। तो ये 6 बड़ी खबरें आपको रही आज। आपके जो शायद आपसे मिस ना हो जाए वो हम आपके लिए लेकर आए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवाएंगे। दरअसल जम्मू के नगरोटा में आतंकियों के मंसूबे आज नाकाम किए सेना ने। बड़ी कार्रवाई सेना की तरफ से की गई। टोल प्लाजा पर आतंकियों से भरा ट्रक उड़ाया गया है। चावल की बोरियों के पीछे 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई रही है। तो चावल की बोरियों के बीच 4 आतंकी छिपे थे जिन्हें ढेर किया गया और ट्रक को उड़ाया गया। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे लेकिन उससे पहले ही उन्हें ढेर कर दिया गया सेना और सुरक्षा बलों के द्वारा। तो बड़ी खबर यही है, 4 आतंकियों को ढेर किया गया। चारों आतंकी जो थे पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद लेके आ रहे थे। 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली तस्वीर उस टोल प्लाजा की है जहां पे एनकाउंटर हुआ। दूसरी तस्वीर में नीचे आप देख सकते हैं वो ट्रक जिसमें मौत का बारूद लदा हुआ था, जिसे आतंकियों के साथ ही खत्म कर दिया गया। और ट्रक में जब ब्लास्ट हुआ वो बीच में आप उस तस्वीर को देख सकते हैं। वो हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से एनकाउंटर के दौरान जो है ट्रक में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद सुरक्षा जो है नगरोटा के आसपास कड़ी कर दी गई। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और एनकाउंटर के बाद जो हथियार बरामद हुए, जो AK-47 बरामद हुई, वो भी तस्वीर आप देख सकते हैं।
तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप आज की घटनाक्रम को समझ सकते हैं। किस तरीके से पहले टोल प्लाजा पर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को इनपुट मिल चुका था और टोल प्लाजा पर चेकिंग की गई, सुरक्षा कड़ी कर दी गई। उसके बाद ट्रक में जो सामान था वो बरामद किया गया। ट्रक में किस तरीके से ब्लास्ट हुआ आप बीच की तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या क्या बरामद हुआ इसकी तस्वीर भी आपको 5वीं विंडो में देखी जा सकती है। ये पूरी आज की साजिश थी जो सुरक्षा बलों ने अपने तरीके से, अपने अलर्ट के जरिए 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। तो ताजा क्या अपडेट है इसके लिए सीधा रुख करेंगे जम्मू का, जहां पे हमारे सहयोगी अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एनकाउंटर हो गया, आतंकवादियों को ढेर कर दिया, पाकिस्तान से आतंकी आए थे यह भी पता चल गया, लेकिन इस वक्त नगरोटा के क्या हालात हैं और क्या आतंकियों के बारे में और जानकारी मिल पाई है? कौन थे वो जयचंद जिसके सहारे वो भारत में घुसे थे? जी आपको मैं बताते चलूं, ये अनिल, आप तक आवाज आ रही है? जी आवाज कट रही है सर। हाँ चलिए अनिल, आप अपनी बात पूरी करिएगा, अगर सवाल आपने सुन लिया है तो। जी आपको मैं बताते चलो, जो ये जयचंद है ये बताया जा रहा है कि सांबा की तरफ से रुख किया गया था और ये कश्मीर घाटी की तरफ रुख कर रहे थे। अगर मैं आपको बताते चलूं, ये तमाम जखीरा जो है आज बरामद किया गया है, भारी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ये जो जखीरा है बरामद किया गया है। और अगर आपको मैं बताते चलूं, साथ ही साथ जो ये जखीरा है भारी मात्रा में इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ एसओजीज और आर्मी बल यहाँ पर तैनात की गई थी और पहले ही सुरक्षा एजेंसीज को यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थी। जैसे ही उनको वहां पर कार्रवाई को रोका गया और वहां पर उनको जवाबी कार्रवाई देखने को मिली और उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहां पर अच्छे से तैनात हो गई और उसके बाद ही जवाबी कार्रवाई में उनको वहीं पर ही रोक लिया गया। और उसके क्या बाद मकसद था इनका, किस मकसद के साथ आए थे, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या जो चुनाव के साथ इसे रिलेट किया जा रहा है वो सही है? जी हाँ, आपको मैं बताते चलूं कि जो डीडीसी इलेक्शन की बात की जा रही है उसमें ये एक खलल डालने के लिए पहुंचे हुए थे। और ये अगर आपको मैं बताते चलूं, साथ ही साथ थोड़े दिन पहले 9 तारीख की बात है, ये लखनपुर से क्रॉस करता हुआ ये ट्रक दिखा था और ये जम्मू के अंदर रवाना हुआ था। और इसके बाद इसकी पूरी जानकारी नहीं थी कि उस बीच ये जम्मू से श्रीनगर तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। ये खासकर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सांबा से इन्फी स्टेशन की जो बात की जा रही है, ये सांबा की बात की जा रही है। बार बार आईजी की बात की जाए, बीएसएफ की बात की जाए, तो उन्होंने भी पूरे के पूरे जो एलओसीज हैं उसको, एरियाज को सर्च कर रहे हैं। अनिल शर्मा, मैं फिर लौटता हूं आपके पास। दरअसल एक बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है, उसके बाद मैं फिर से आपका रुख करूंगा। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 11 AK-47 राइफल है, 29 हैंड ग्रेनेड है, 3 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक बैग, मोबाइल, घड़ी समेत कई अन्य चीजें भी मिली है। और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ये आतंकी नजर आ रहे हैं। तो यही बड़ी खबर है, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं।
11 AK-47 राइफल मिलना, 29 हैंड ग्रेनेड मिलना, 3 पिस्टल मिलना बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा बैग, मोबाइल, घड़ी समेत कंपास तक आतंकियों के पास मिली हैं और काफी चीजें मेड इन चाइना भी मिली हैं। यानी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का मकसद था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने नगरोटा में इन्हें ढेर कर दिया। अनिल, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है अनिल, ड्राइवर फरार था, क्या ड्राइवर के बारे में जानकारी मिल पाई है? कहां पे गया वो और किसके कहने कैसे वो बच निकला? क्योंकि तमाम वहां पे पुलिस बल भी थे, तमाम सुरक्षा बल भी मौजूद थे जिस पर इनकाउंटर हो रहा था, और क्या जानकारी मिल पाई है, किस तरफ वो गया है? आपको मैं बताते चलूं, आईजी द्वारा यहां पर जानकारी दी गई कि आईजी का यह कहना था कि जब हमने उनको रोकने की कोशिश की और उसके बाद ही वो वहां से फरार होने की पहले ही वहां से वो फरार हो चुका हुआ था, उससे पहले कि अगर उसको रोकते तो वो वहां से फरार होकर निकल चुका हुआ था। मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन जारी है, उसकी छानबीन की जारी है। आईजी का यह भी कहना है कि अगर उसकी जो अगर पुष्टि होती है तो वो भी आप तक इनपुट पहुंचाया जाएगा। लेकिन अनिल, अगर बात करें उस ट्रक की, उसका जो नंबर प्लेट था वो जम्मू का बताया जा रहा है। जाहिर है इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू में ही कोई ना कोई तो ऐसा है जो इन आतंकियों को पनाह दे रहा है और इस तरीके से एक साजिश को रचने के लिए उनका साथ दे रहा है। इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा बल और क्या अधिकारी कहते नजर आए? सुरक्षा बलों का यही कहना है कि फिलहाल ये जो ट्रक की जानकारी है ये कश्मीर का बताया जा रहा है। मैं अगर आपको बताते चलूं, पूरी तरह से जो इनपुट्स आ रहे हैं सोर्सेज के हवाले से, उनका यही कहना है कि ये कश्मीर ट्रक का है, कश्मीर से है और ये कश्मीर की तरफ रुक कर रहा था और कश्मीर की तरफ ही जा रहा था। जो भारी मात्रा में जो जखीरा, जो आप बताते चले, हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, AK-47 हो गई, 29 हैंड ग्रेनेड्स हो गए, तमाम जो जखीरा था कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खलल डालने जा रहा था। जिस तरह से अब DDC इलेक्शंस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जब ऐसे मंसूबे बनते हैं तो पाकिस्तान अपनी नाकाम जो हरकत है वो अपनी नाकाम हरकत दिखाने में हर बार कोशिश करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए से मान सकते हैं, क्योंकि आतंकियों का मकसद बड़ा था लेकिन भारतीय सेना ने उसे पहले ही ढेर कर दिया। और एक और अहम जानकारी, आतंकी गतिविधियों पर विदेश मंत्रालय का बयान, आतंकियों को पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है। MEA का ये कहना सामने आया है, बिना सपोर्ट के आतंकी भारत में नहीं घुस सकते हैं। ये सवाल काफी जायज है कि अगर बिना कोई सपोर्ट के आतंकी भारत में नहीं घुस सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट कहां से मिल रहा है, अभी इसका जवाब सामने नहीं आ पाया है विदेश मंत्रालय का। फिलहाल आतंकी गतिविधियों पर यह बड़ा बयान है। तो बिल्कुल, विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि विदेश मंत्रालय की तरफ का जो बयान है उसमें साफ कहा गया है कि आतंकियों को पाकिस्तान का सपोर्ट लगातार जारी है। जब इमरान खान कबूल करते हैं कि 40 से 50 हजार आतंकी हैं, तो यानी कि पाकिस्तान आतंकप्रस्त देश है, उसे नकारा नहीं जा सकता। Pakistani forces continue to engage in providing supporting cover fire to infiltrators. The incessant infiltration of terrorists and induction of weapons to fuel terror activities continues unabated. Such activities are not possible without the support of Pakistani forces deployed along the LOC. You would recall that we had also protested Pakistan's continued support to cross-border terrorist infiltration into India, and we had again reminded Pakistan of its bilateral commitment to not allow any territory under its control to be used for terrorism against India in any manner. तो ये तो आपने जाना कि किस तरीके से स्थिति थी, लेकिन अब आपको पूरा घटनाक्रम बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे किस वक्त क्या हुआ, कैसे जो आतंकियों का जो वो लेकर आए थे इंतजाम, उसको पूरी तरीके से फेल कर दिया। पूरी घटना समझिए ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल सुबह करीब 4:30 बजे सुरक्षा बलों ने एक ट्रक को रोका था। ये सुबह का समय है, करीब 4:30 उस वक्त बजा हुआ था। सुरक्षा बलों की जांच के दौरान ट्रक ड्राइवर भाग गया। जब सुरक्षा बलों ने जांच शुरू की तो जो ट्रक वहां पर थी उसका ड्राइवर ही भाग निकला। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जांच पड़ताल शुरू की और उसके बाद ही असली खेल का खुलासा हो पाया। ड्राइवर भाग चुका था लेकिन सुरक्षा बल लगातार
जांच कर रहे थे। ट्रक के भीतर बैठे आतंकियों को जब खतरा महसूस हुआ, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो 3 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही। आतंकी भी लगातार ग्रेनेड फेंक रहे थे, लगातार गोलियों की फायरिंग की जा रही थी, AK-47 से फायरिंग की जा रही थी और सुरक्षा बल भी आतंकियों को निशाना बना रहे थे। लेकिन इसी बीच आतंकियों को खात्मे के लिए सेना ने बड़ा अहम कदम उठाया और ट्रक को उड़ा दिया गया। तो ट्रक के अंदर से 4 आतंकियों के शव निकले थे। अपनी सूझबूझ से सुरक्षा बलों ने उस ट्रक को ही उड़ा दिया। आतंकियों के ट्रक में चावल की बोरियां भरी हुई थी। दरअसल चावल की बोरियों के पीछे ये आतंकी छिपे हुए थे, यहां से लगातार गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी उस ट्रक से बरामद हुए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है बड़ा मकसद था, लेकिन पुलिस के अनुसार आतंकी जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। श्रीनगर में एक बड़ा हमला वो करने जा रहे थे, क्योंकि ये पुलिस का कहना सामने आया है। सांबा सेक्टर से आतंकियों ने सीमा में घुसपैठ की थी। वो सेक्टर जहां से आतंकियों ने सीमा में घुसपैठ की थी वो दरअसल सांबा था। हमले को DDC चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल हालात हों, यही वजह कि हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। मारे गए आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के हो सकते हैं, यह भी सुरक्षा बलों की तरफ से कहा गया है। पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले भी नगरोटा में इसी प्रकार का एनकाउंटर आतंकियों का किया गया था। सुरक्षा बलों ने जनवरी में 3 आतंकियों को नगरोटा में ही मार गिराया था। तो यह दूसरा अहम एनकाउंटर नगरोटा में किया गया है। वह भी इसी तरह से एक ट्रक के अंदर छिपे हुए थे और वो भी श्रीनगर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें भी जन्नत की सैर करा दी थी। तो ये पूरी घटनाक्रम आपने ग्राफिक्स के जरिए समझी कि क्या, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां जाकर इसका अंत हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं जम्मू के IG क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं, वो आप सुनिए। See, this encounter started at around 5 a.m. in the morning when the police and CRPF party started searching a truck. In this encounter, 4 terrorists were killed subsequently and a large quantity of arms and ammunition was recovered. The arms ammunition recovered includes 11 AK-47 rifles and 3 pistols, 29 grenades. These are besides those grenades which were fired at us. And besides these, a lot of incriminating documents and material has been recovered. This ammunition you have recovered? It is possible that they were planning a big attack. This kind of seizure of arms and ammunition has been unprecedented, and it is a big success for the security forces. So DDC elections are close by. Do you think that there was some plan of targeting during these elections? It is possible that they were planning to target the DDC elections. However, investigation in this case is in progress. And was तो पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने गुपकार गैंग पे हमला बोला है। उन्होंने आतंकियों और गुपकार गैंग में समझौता जो है वो बता दिया, आपस में रिश्ता जो है वो बता दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का गुपकार गैंग पर यह हमला है। शाहनवाज ने आतंकी और गुपकार गैंग में संबंध बताया है। डीडीसी चुनाव होंगे और बीजेपी चुनाव जीतेगी, ये भी उनका कहना सामने आया है। जम्मू में, कश्मीर में पहली बार आपको बता दें कि डीडीसी चुनाव होने जा रहे हैं। अब इसको लेकर पूरी तरीके से ये मामला डाइवर्ट किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से इस पर गुपकार गैंग पर ही हमला साफ तौर पर किया गया। तो क्या कुछ शाहनवाज हुसैन की तरफ से कहा गया है वो आप सुनिए। बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं, ग्रेनेड और AK-47, और बहुत बड़ी साजिश थी जिसको पुलिस ने नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी कितना भी सर उठा लें, वहां चुनाव होगा और हम चुनाव अच्छे से जीतेंगे। जिस तरह की हरकत जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है, इन आतंकियों को सपोर्ट करने वाले भी बहुत से लोग उपकार गैंग में बैठे हुए हैं।
ये कितनी साजिश कर लें, वहां पर कमल खिलकर रहेगा और इस लोकल बॉडी के चुनाव में भी हम अपार सफलता प्राप्त करेंगे। कि बहुत बड़ी तो वहीं इस पूरी घटनाक्रम पर अगर रक्षा विशेषज्ञों की बात करें, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारतीय सेना ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। करने की साजिश थी जिसको नाकामयाब किया गया। इससे यह भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान अपने रवैयों से बाज नहीं आया है। वो लगातार, चाहे वो कश्मीर की सीमाओं पर या अभी जम्मू के सीमाओं पर और अंदरूनी एरिया में कोशिश कर रहा है कि टेररिस्ट अटैक्स इन्फिल्ट्रेट करे, टेररिस्ट अटैक्स करे और भारतीय सेना को और जम्मू और कश्मीर की आवाम को तकलीफें पहुंचाए। लेकिन जैसे कि आर्मी चीफ ने एक बहुत ही दृढ़ स्टेटमेंट में बताया है कि ऐसी हरकतों को बहुत अच्छी तरह नाकामयाब किया जाएगा और पाकिस्तान की मुहिम को चलने नहीं दिया जाएगा। अगर अभी उनको मिले हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी है और ये एक मैसेज देती है पाकिस्तान के लिए भी कि अभी आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। पूरा कश्मीर का अवाम जान गया है कि भाई 370 हटने के बाद और जिस किस्म से अभी एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा डायरेक्टली पंचायत के पास पहुंच रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ग्रास रूट लेवल की हैं वो काम कर रही हैं, उसके बाद में लोगों को चेंज नज़र आ रहा है, लोग समझ रहे हैं और इतनी जल्दी बहकने वाले नहीं हैं। और हालांकि हल्ला होता रहता है इन सब चीज़ों के खिलाफ, 370 के खिलाफ पॉलिटिशियंस जो हैं, जो उनको नुकसान, जो फ़ायदा उठा रहे थे 370 का, उन्हें तो गुस्सा आएगा, वो बात अलग है। लेकिन मेरे विचार से कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं और ये जो अभी एक्शन हुआ है ये इस चीज़ का एक एग्जाम्पल है और साथ ही एक सीख भी है पाकिस्तान को कि अभी बाज आ जाना। तो घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और आतंकियों का खात्मा भी जारी है। इस साल भी लगातार आतंकियों और दहशतगर्दों को सेना जो है खत्म कर रही है, वो आंकड़े भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, आतंकिस्तान को भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। बड़ी खबर इस वक्त की, इस साल 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। बड़ी खबर, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 29 सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 57 से ज्यादा आतंकी घटनाएं जो हैं वो हुई हैं। लेकिन अहम खबर यह है कि ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। घाटी से पाक प्रस्त आतंकियों का खात्मा जो है वो भी जारी है। तो पाकिस्तान कितनी ही तैयारी कर ले, कितनी ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ ले, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा पर पूरी तरीके से डटी हुई है। और यही वजह है कि जिस तरीके से 100 से ज्यादा आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि आखिर कब, कैसे, क्या हुआ। जिस तरीके से आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसमें साल 2014 की अगर बात करें 28 नागरिकों की मौत हुई। अगर सेना के जवानों के शहीद की अगर आंकड़े की बात करें, 47 सेना के जवान शहीद हुए, आतंकी 110 आतंकी ढेर किए गए। लेकिन 2015 में आगे बढ़ते हैं तो नागरिकों की मौत का आंकड़ा 17 तक पहुंचता है। वहीं शहीद सैनिकों की संख्या 39 तक पहुंचती है, लेकिन आतंकी ढेर किए जाते हैं 108। 2016 की अगर बात करते हैं, 15 नागरिकों की मौत होती है, 82 सेना के जवान शहीद होते हैं और 150 आतंकियों को 2016 में ढेर किया जाता है। लेकिन 2017 में आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ता है, 40 नागरिकों की मौत होती है, 83 सैनिक जो हैं वो भी शहीद होते हैं। लेकिन पाक प्रस्त और इमरान खान के लाडले 220 आतंकी जो है उन्हें भारतीय सेना हुरों के पास पहुंचा देती है। 2018 की बात करते हैं, 38 नागरिकों की मौत होती है, 95 सैनिक जो है वो शहीद होते हैं, 271 आतंकियों को ढेर किया जाता है। साल दर साल का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, बात 2019 की तो 78 सैनिक शहीद हुए, लेकिन 163 जो आतंकी हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये साल दर साल का आंकड़ा था जो हमने आपको बताया कि कौन से साल में कितने नागरिकों की मौत हुई,
कितने सेना के जवान शहीद हुए और कितने आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर किया है। तो आतंक को इस तरीके से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। यह बात आतंकियों की हुई, लेकिन भारतीय सेना पर आतंकियों ने कितने बड़े हमले किए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में, वो भी आपको साल दर साल हम जानकारी देते हैं। तो सेना पर कितने आतंकी हमले हुए वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आतंकी हमला 2016 यानी 8 सितंबर 2016 को हुआ। इस हमले का नाम था उरी हमला। दरअसल आपको बता दें कि उरी के सैन्य कैंप पर यह हमला हुआ, 20 जवान शहीद हुए, जिसके बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। 8 सितंबर 2016 का वो दिन था जब उरी में हमला किया गया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने को भी सेना के जवानों ने तबाह कर दिया था। बिल्कुल, 18 सितंबर 2016 को उरी पर यह हमला हुआ था, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और पाकिस्तान को हमने कहीं ना कहीं हैरान और सरप्राइज कर दिया था। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 29 नवंबर 2016 को नगरोटा में जो है वो 16वीं कोर पर हमला हुआ था, जिसमें सेना के 7 जवान जो थे वो शहीद हुए थे। यानी कि 29 नवंबर 2016 की वो रात थी जब आतंकियों ने एक बार फिर से इसी नगरोटा को निशाना बनाया था और इसमें सेना के 7 जवान जो थे आतंकी ऑपरेशन में वो शहीद हो गए थे। तो आपको साल दर साल की चीजें बता रहे हैं, लेकिन अभी हम 2016 के ही साल में पहुंचे हैं, क्योंकि 29 नवंबर की वो तारीख थी 2016 के दिन जब सेना पर हमला हुआ था। नगरोटा में सेना की 16वीं कोर पर हमले में सेना के 7 जवान शहीद हुए थे। तो सेना पर आतंकी हमले लगातार होते हैं, लेकिन सेना भी लगातार इनका जवाब देती है। 26 अगस्त 2017 पुलवामा हमला, जो आज भी लोगों के जहन में है। पुलवामा में हुए हमले में 8 सुरक्षा बल शहीद हुए थे। आपको बता दें, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने शनिवार 26 अगस्त तड़के पुलिस परिसर पर हमला किया, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में कहीं ना कहीं 8 सुरक्षा बल शहीद हो गए थे। तो बिल्कुल, पुलवामा में हुए हमले में 8 सुरक्षा बल शहीद हुए थे। 26 अगस्त 2017 को यह हमला हुआ था। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने 26 अगस्त सुबह सुबह पुलिस परिसर में हमला किया था, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी और 8 सुरक्षा बल जो थे वो इस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। 10 फरवरी यानी 10 से 11 फरवरी 2018 की आपको बात बता रहे हैं, जब जम्मू जिले के सुजवान सैन्य कैंप पर आतंकियों के हमले में 6 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने फैमिली क्वार्टर में घुसकर सो रहे लोगों पर गोलीबारी की और गोले भी फेंके गए थे। 10 फरवरी 2018 की वो तारीख थी। तो बिल्कुल, ये वो ही दिन था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, क्योंकि पहली बार आतंकियों ने जो फैमिली क्वार्टरों पे हमला किया था, फौजियों की फैमिलियों को निशाना बनाया था। तारीख थी उसकी 10 फरवरी 2018, जब सुजवान में यह हमला किया गया था। बिल्कुल, अब परिवार सो रहे थे, उस दौरान गोलीबारी की गई, गोले फेंके गए। अब 14 फरवरी 2019 की ये तारीख, क्योंकि ये तारीख आज भी काले दिन के नाम से घोषित की गई है। 14 फरवरी 2019 को अवंतीपोरा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ, जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में आतंकियों ने आईडी से भरी एक कार को सीआरपीएफ जवानों के काफिले से टकरा दिया गया था। हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में बोलते हुए इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात भी कबूली थी। तो बिल्कुल, पहली बार पाकिस्तान के मंत्री ने भरी संसद में यह कबूला था कि किस प्रकार से पुलवामा हमले की साजिश जो है वो इमरान खान न्याजी ने रची थी। 14 फरवरी 2019 अवंतीपोरा में सीआरपीएफ काफिले पे हुए हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों ने आईडी से भरी हुई एक कार को, जो सीआरपीएफ का काफिला था, उससे टकरा दिया था, जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। लेकिन पाकिस्तान ने यह कबूल कर लिया कि हां, ये आतंकी हमला जो था
उसकी तरफ से किया गया था। बिल्कुल। चलिए, जम्मू के नगरोटा में आज ये बड़ी आतंकी साजिश को तो नाकाम कर दिया है, लेकिन इसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आखिर आतंकी कश्मीर में आए कैसे, अगर आ गए क्या मकसद था, इतना गोला बारूद जो मिला है, क्या बड़ी वो साजिश थी, किसने बुलाया था, किसके इशारों पर यह काम कर रहा था, तमाम ऐसे सवाल है। लेकिन कुछ सही सवाल जांच एजेंसियों के सामने भी उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने हैं और लोकतांत्रिक चुनाव या लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमेशा से ही आतंकियों को भाती नहीं है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से शांति हो। यही कारण है कि अक्सर चुनाव में आतंकी खून खराबा करने की कोशिश करते हैं। डीडीसी चुनाव को लेकर भी सुरक्षा बलों के पास पहले से ही इनपुट था। आतंकी चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, इसकी पुख्ता जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास थी। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई थी। जब से डीडीसी इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे, जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए और पिछली जो 2-3 वारदातें हुई हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं और मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, हमने सभी नाकों को अलर्ट कर दिया था और बीफ अप कर दिया था। सभी नाकों पे कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद थी। नगरोटा में मारे गए आतंकियों और उनकी साजिश को बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने गुपकार गठबंधन से जोड़ दिया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कश्मीर में ऐसे कई गैंग हैं जो ऐसे आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ी साजिश थी जिसको पुलिस ने नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी कितना भी सर उठा लें, वहां चुनाव होगा और हम चुनाव अच्छे से जीतेंगे। जिस तरह की हरकत जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है, इन आतंकियों को सपोर्ट करने वाले भी बहुत से लोग उपकार गैंग में बैठे हुए हैं। ये कितनी साजिश कर लें, वहां पर कमल खिलकर रहेगा और इसे लोकल बॉडी के चुनाव में भी हम अपार सफलता प्राप्त करेंगे। बहरहाल राजनीति को पीछे छोड़ते हुए इस वक्त सभी पार्टियों को एकजुट होकर पाकिस्तान की साजिशों को एक्सपोज करना चाहिए। इसके साथ ही जो कई अहम सवाल उठते हैं उसके जवाब भी ढूंढने की जरूरत है। कौन कौन से सवाल है वो जानिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि मारे गए आतंकियों ने किस रास्ते से भारत में घुसपैठ की। आखिर आतंकी ट्रक के जरिए कश्मीर में कहां जाना चाहते थे। कश्मीर में इन आतंकियों को किससे, कब और कहां मिलना था। आतंकियों का पाकिस्तान में हैंडलर कौन था, उन्हें किनसे हिदायत मिल रही थी। आतंकियों की मदद करने वाला ट्रक ड्राइवर कौन था। आखिर इतने सुरक्षा बलों के बावजूद ट्रक ड्राइवर भागने में कामयाब कैसे रहा। क्या इससे पहले भी इसी तरह से हाईवे का इस्तेमाल कर आतंकी कश्मीर पहुंच चुके हैं। ये सभी सवाल है जिसके जवाब खुफिया एजेंसियों को खोजने की जरूरत है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिरकार सीमा पर आतंकियों को किससे मदद मिल रही है और वो किस रास्ते से भारत में दाखिल हो रहे हैं। उस रास्ते को एजेंसियों को सबसे पहले ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई ऐसा रास्ता है तो आतंकी उसका इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं। ये वैसे भी प्रेडिक्टेड था, क्योंकि करीबन 250-300 लोग जो टेररिस्ट है वो बॉर्डर पे बैठे हुए थे घुसने के लिए अंदर, सो दैट दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स हियर। और मीनवाइल ये इन्फॉर्मेशन बड़ा अच्छा मिला है और ज़्यादातर ये टेक्निकल इनपुट होते हैं जिससे कि बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिला है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही ये जो टेररिस्ट आ रहे थे इनको न्यूट्रलाइज किया गया है।
और ये बहुत बढ़िया बात है कि बिफोर दे कुड फायर एंड कॉज कैजुअलिटीज, हमारे आदमियों ने बहुत बढ़िया काम करके पहले ही उन लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया। पंचायत चुनाव से पहले इन आतंकियों को ढेर करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। आतंकिस्तान को समझ लेना चाहिए, उसकी हर एक नापाक हरकत का इसी कठोरता से भारत में जवाब मिलेगा। तो आज की फाइनल रिपोर्ट में हमारे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए जग 24/7 न्यूज। नमस्कार।